Hello everyone, welcome to our channel. So now this is my second video of important question. ये अपन एस्टेट पीडीटी मैक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनके कॉन्सेप्ट आप देखते हुए चलना। ऐसे आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये वैसे कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। और आपका जो एस्टेट पीजीटी का जो पैटर्न है उसमें इसी टाइप के लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 2019 और जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। जैसे इसमें गिवन है कि अल्फ़ा है जो 0 से 1 के बीच में है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो यही है कि अल्फ़ा कहाँ है, यहाँ पर पावर लगी हुई है। ये जो पावर है, इफ़ दिस पावर लाई बिटवीन 0 to 1 इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, बी ए रियल नंबर, द नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन y। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, y की। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशंस होंगे इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, सच दैट इट हैविंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव बिटवीन 0 to 1 एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन वेयर x बिलोंग्स टू 0, 1 एंड कोई इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 = 0। ऑप्शन है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, इसका 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बट 2 से ज़्यादा होंगे, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में वैसे आ जाएगा कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आपको गिवन है y की पावर अल्फ़ा। तो दैट मीन्स अगर 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, और 99% स्टूडेंट इस पर आंसर टिक लगाएंगे कि इसका ऑप्शन ए होगा। बट नहीं, इसका आंसर यहाँ पे 1 नहीं है। ये स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में रिजल्ट है। इसका प्रूफ भी अवेलेबल है, काफ़ी बड़ा प्रूफ है, वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ आपको। ये याद रखना हमेशा कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको कहीं भी दे दे जिसमें y की पावर कुछ लग रही है अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा पे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है कि दिस अल्फ़ा मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 to 1 इंटरवल। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैव ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाएगा उसमें अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे 1/2 लिख के दे दे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे पावर है कि यहाँ पे क्या पावर लगी हुई है। 1/2 है, 1/4 है, 3/4 है, कुछ भी हो, बट 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी पावर लगी है और डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो बिना देखे आपको उसका आंसर दे देना है इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है ना। केवल इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा कोई और होगी तो उसका आंसर तो फिर इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो कंडीशन गिवन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। सो दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑलवेज हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसका अभी आंसर क्या होगा, डी। अब नंबर 2 है, एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट गिवन है इस पर लिमिट लगा रखी है, और वो जो लिमिट है वो एस के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ये एस किसके इक्वल होगी। अब ऐसा क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करने के लिए ये क्या गिवन है, 1 - 1/2², 1 - 1/3², दिस एंड सो ऑन। तो पहला काम तो ये कर ले कि आप इसके फैक्टर्स कर लें, a² - b²। ये मैंने सीरीज़ लिख दी। अब a - b, a + b, a - b, a + b, a - b, a + b, ऐसे मैंने यहाँ पे इन सब के यहाँ पे फैक्टर्स कर दिए। जैसे फैक्टर्स किए तो ये यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा, अब आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। 1 - 1/2 यानी हाफ, ये बनेगा 3/2, ये बनेगा 2/3, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 3/4, ऐसे 5/4। ऐसे ही आप सभी को सॉल्व करेंगे और लास्ट इन दोनों को भी सॉल्व करके लिखेंगे n - 1/n और n + 1/n। जैसे हमने ये लिखा, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टर्म है वो तो एडिटिव रहेगी, बाकी के जो अंदर वाली टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो रही है। ये 2/3 ये कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ऐसे ही आपस में कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और केवल ये जो लास्ट टर्म है वो बचेगी, यानी सारी बीच वाली टर्म्स वो कैंसिल हो जाएंगी। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब इसकी लिमिट निकालना काफ़ी इजी है। ये तो कांस्टेंट है,
हमसे ये लिमिट पूछी गई, यानी हमें इसकी लिमिट निकालनी है। इतना ये सब कुछ तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है इसकी लिमिट क्या होती है 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। और सॉल्व कैसे करेंगे ये मैंने करके बता रखा है। सो ये यहाँ पे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई सा भी दे दे जिसमें इस तरीके से कोई फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो अगर उनके फैक्टर्स पॉसिबल है तो फैक्टर्स करके फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि कई सारी फैक्टर्स तो कैंसिल हो रहे हैं और लास्ट में कोई टर्म्स बन जाएंगी जिनकी लिमिट फाइंड करनी होगी। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जो हमारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें तो कोई सी भी फॉर्म नहीं बन रही है, तो ये स्पेशल टाइप्स की लिमिट है। उनको सॉल्व करने के, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ x पावर h एंड y पावर k, ये जो है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको गिवन है x पावर h y की पावर k, देन द ऑर्डर्ड पर h k इज इक्वल टू, तो ये जो पावर है h और k वो किसके इक्वल होंगी, ABCD 4 ऑप्शंस। अब हमें ये पता है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है तो IF से मल्टीप्लाई करने पे ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, और अब हम यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी m dx प्लस n dy। तो m की वैल्यू निकाली, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर k प्लस 1 x की पावर h, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर यानी x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये इक्वेशन आएगी। सिमिलरली n की वैल्यू निकालेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर इक्वेशन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। उस कंडीशन को काम में लेके हमने इन दोनों को जब इक्वल किया तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब x की पावर h y की पावर k के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, और ऐसे इनके जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होंगे। इनके कोफिशिएंट को इक्वल किया तो इससे वैल्यू मिल गई h और k आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे आप ऑप्शन से देख लीजिए, तो इसमें h और k इक्वल नहीं है, इसमें भी h और k इक्वल नहीं है, बट इन दोनों में h और k इक्वल है, तो हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। अब ऐसे हम इन दोनों के कोफिशिएंट को जब इक्वल करेंगे तो h प्लस k का जो सम है वो -4 मिलेगा। अब h और k का जो सम है वो -4 किसके थ्रू मिलेगा, इसकी हेल्प से, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है जिसमें 4 अननोन्स हैं x1 x2 x3 x4। इधर सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन देन k। अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर भी मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। उसमें कैसे चेक करते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ये ए बी मैट्रिक्स बनानी होती है, इसकी रैंक चेक करनी होती है, और मैट्रिक्स ए जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके होते हैं उसकी रैंक देखनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि इसकी रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले हमने ए बी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखा 1 1 1 4 1 2 3 4 5 एंड 1 3 5 k एंड 5। अब इन दोनों को जीरो बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, R2 - R1 R3 - R1 से ये बनेगी। अब इसको जीरो बनाएंगे यानी R3 - के 2R2 दिस वन। अब जैसे ये मैट्रिक्स आ गया लास्ट वाली मैट्रिक्स, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स ए की रैंक, ये तो यहाँ पे नॉन जीरो है, ये दैट मीन्स ये यहाँ पे जीरो हो नहीं हो, ए बी मैट्रिक्स की रैंक तो क्या होने वाली 3। ठीक। अब इसकी रैंक 2 होनी चाहिए, कब होगी, जब k - 7 क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो k - 7 इक्वल टू जीरो। सो इन दिस केस इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, दैट मीन्स दिस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y डज द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल गिवन है, लिमिट है x से y, और यहाँ फंक्शन गिवन है कोई t का फंक्शन dt, अटेंड इज मैक्सिमम। मीन्स इस x एंड y की क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करें कि ये जो इंटीग्रल है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। 4 ऑप्शन गिवन है, -3 2 2 3
-2,2 और -3,4। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक रिजल्ट है यहाँ पे। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट है कि द इंटीग्रल जो कि यहाँ पे है लिमिट x से y ft dt, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी अगर t का फंक्शन है तो दिस इंटीग्रल अटेंड्स इट्स मैक्सिमम या फिर मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम बोले तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। एट दैट पॉइंट वे है एफ टी इक्वल टू 0, ठीक। तो जिन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है वो 0 होगा उन्हीं पॉइंट पर इस इंटीग्रल के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर। बस अब इसके बाद यहाँ पे कोई सा फंक्शन दे दे, आपको क्या करना है कि अंदर वाले फंक्शन के फैक्टर्स करना है। जैसे यहाँ फंक्शन था 6 - t - t², ठीक है ना। इसके फैक्टर्स करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया, तो जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ माइनस कॉमन लिया है इस वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा था। सपोज एफ टी की जगह पे यहाँ पे ये फंक्शन आपको गिवन होता t² + t - 6। सो दिस इंटीग्रल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x एंड y, और x एंड y पॉइंट यही होते हैं, ठीक है ना। ये माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेंगे। और अगर इसको रिवर्स करके यानी ये फंक्शन लिखा होता है यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में, तो फिर ये फंक्शन जो होता है वो इसकी मिनिमम वैल्यू अटेंड करता। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये नहीं देखना कितनी वैल्यूज़ होगी, बस हमें तो ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम लिखा है या मिनिमम लिखा है। आपको तो दोनों के केस में इसके यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं बस, ठीक। तो यहाँ मैंने फैक्टर्स कर दिए, फैक्टर्स करेंगे तो ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स मिलेंगे 2 - 3। अब लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, यानी x की वैल्यू होगी -3, y की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक। तो ये ऑप्शन में कहाँ गिवन है, ए ऑप्शन में, ठीक है ना। और यदि आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ये लिमिट अप्लाई करनी होगी। यहाँ पर -3 से 2 इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसके वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फंक्शन गिवन है जो कि 0, से आर में डिफाइंड एक कंटिन्यूस फंक्शन है, वो इस तरीके से डिफाइंड है। अब ये जो फंक्शन है अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखा हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया कि f(π/4) × 1/π इस फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पहले फंक्शन के वैल्यू फाइंड करनी होगी जो इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन से इंटीग्रेशन साइन रिमूव करने का सबसे बेस्ट काम है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए आप दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो आपको पता होगा कि यदि इंटीग्रेशन के आगे डिफरेंशिएशन का साइन लगा होता है तो हमें लेबनिज़ रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। ये पता होगा सबको कि लेबनिज़ रूल क्या होता है। नहीं पता है तो अगर सपोज यहाँ पर लिमिट नहीं लगी होती, ये इस तरीके से लिखा होता, तब तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन हटा के इसको केवल लिख देते f(x). बट अगर लिमिट लगी हुई यहाँ पे 0 से x, तो फिर लेबनिज़ रूल ये बोलता है कि पहले आप अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करिए और फिर अपर लिमिट को पुट कर दीजिए फंक्शन में। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पर क्या गिवन है x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1। अब इसको पुट कर देंगे फंक्शन में तो f(x), फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएट लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। और अगर सपोज यहाँ पर भी x का फंक्शन होता तो लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करके फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। तो ये होता है हमारा लेबनिज़ रूल। अब इधर तो डिफरेंशिएट जैसे जनरली हम करते हैं वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे इस फंक्शन को। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। अब बस f(x) की वैल्यू मिल गई दिस वन। हमसे क्या पूछा गया π/4 पे वैल्यू, तो π/4 पुट कर देंगे। तो ये π/4 ये बनेगा cos π/2 यानी 0, दैट मीन्स ओनली π/4। अब कभी कभी हम जल्दबाजी में यही आंसर यहाँ पर दे देते हैं, π/4 मिलेगा, तो आप ए ऑप्शन में ये भी गिवन है π/4। बट आपको 1/π f(π/4) की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट मीन्स का आंसर क्या होगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या पूछा गया है कि लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड इफ एफ बी ए कंटिन्यूस एंड इवन फंक्शन। दैट मीन्स ये जो फंक्शन एफ है वो कैसा है हमारे पास, इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन ए इंटरवल -a, a, देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन में केवल एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दिस एफ इज ए इवन फंक्शन, तो फिर ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, और आंसर भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही पूछा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है
सबसे पहले आप इसको आई कंसिडर कर लीजिए कि लेट इट इज़ इक्वल टू आई, और अगर फंक्शन इवन है दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो दो चीज़ तो आपको गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया पूरे इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। या फिर एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है वो मैंने मेंशन नहीं की कि अगर ये आई के इक्वल गिवन है तो एफ ऑफ एक्स एंड इट इज़ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस ए प्लस बी, तो यहाँ पे दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होता है, जीरो, इसलिए मैंने एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो ये भी आई के इक्वल ही रहेगा। तो ये माइनस एक्स ये बनेगा ए की पावर माइनस एक्स, लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं। अभी बनेगा 1 ए की पावर एक्स, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी आई के इक्वल है, ये भी आई के इक्वल है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो इस फॉर्म में बनेगा ए की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ए की पावर एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये तो बन गया कैंसिल होकर 1। तो दैट मीन्स 2i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ इवन आउट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। यदि लिमिट माइनस ए से ए है तो ये फंक्शन की जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी। कब, जब फंक्शन अंदर क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, कम्प्लीटली जीरो के इक्वल। तो यही जो क्वेश्चन है उसका आंसर जीरो हो जाता। कब, अगर यहाँ पर लिखा होता है कि इफ़ एफ इज ए ऑड फंक्शन देन दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन जीरो भी होता, ठीक है ना। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, जीरो। और अगर ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे इवन आउट का कॉन्सेप्ट से इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, हाफ। जैसे हाफ किया 2 से 2 कैंसिल, आई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो आई हमने माना था दैट मीन दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहाँ गिवन है, ए ऑप्शन में। ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये रोल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से जो कि 0 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक। x लेस देन 0 पे 1 प्लस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 1 माइनस एक्स, पी एक्स प्लस क्यू, एंड दिस फंक्शन सेटिस्फाइड द ऑल द एजम्पशंस ऑफ अ रोल्स थ्योरम्स इन अ इंटरवल -1, देन द ऑर्डर पे पी क्यू। अगर ये जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के एजम्पशंस, तो रोल्स थ्योरम के कितने एजम्पशंस होते हैं, 3 होते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट। जो बाउंड्री पॉइंट है इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, चेक नहीं करना हमें, यहाँ पे गिवन है कि ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड करते हैं। तो फिर ये जो पी एंड क्यू है वो किसके इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बाउंड्री पॉइंट्स इज इक्वल। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस का मीनिंग है कि ये जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड होगी, और कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दी एट द पॉइंट 0। तो ये तो हमने निकाली LHS, क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब 0 से छोटा यानी ये वाला केस, तो ये तो आ जाएगा 1, और 0 प्लस एच राइट हैंड लिमिट। तो ये वाला हम यहाँ पे फंक्शन काम लेंगे, इसमें x की जगह पे h पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो q, दोनों लिमिट की होंगी, इक्वल होंगी। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब q इक्वल टू 1 किस ऑप्शन में गिवन है, तो a और b तो गलत हो गए, c और d में से हमारा एक आंसर होगा। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालनी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन काम में लेनी होगी। तो उसको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे 0 पे, ठीक है ना, और q बराबर 1 पुट करते हुए तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच। तो माइनस एच पे क्या मिलेगी वैल्यू, 1 माइनस एच, और F0 का मीनिंग उसमें हम वहाँ पे q बराबर 1 पुट करते हुए जब उसको F0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, 1 अपॉन माइनस एच। तो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एच माइनस F0 अपॉन एच। तो एच एफ ऑफ एच और एफ ऑफ 0 पे एक ही फंक्शन काम में लेना, तो काम में लेंगे q बराबर 1 पुट करते हुए, तो ये वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन मिलेगी, -1 प्लस 1 कैंसिल, h के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे, उसमें h से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस 1, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये दोनों डेरिवेटिव बराबर होंगे, यानी p
-1 इक्वल टू 1, सो P बराबर कितना आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। वैसे तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कॉम्प्लिकेटेड बना के यहाँ पे दिया हुआ है। क्या प्रॉपर्टी काम में लेंगे कि अगर जो फंक्शन है f ऑफ x वो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है तो f डैश x किसके इक्वल होगा। अब दो तरीके हैं, यदि यहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है तो हम टू के डिटर्मिनेंट को ओपन करके डिफरेंशिएट करके आंसर चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे ये जो अननोन है वो गिवन है f1 f2 g1 g2, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम सबको पता है, हम ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 के डिटर्मिनेंट है तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड रो का एडिटिव प्लस फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट रो का एडिटिव। ऐसा कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट आपको मिल जाती। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड थर्ड एडिटिव प्लस फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टू थर्ड एडिटिव प्लस फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टू सेकंड एडिटिव, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हमने काम में लिया तो दैट मीन ये जो डेरिवेटिव है वो इन दोनों डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा। बट अगर आप ये देखेंगे कि ये ऑप्शन में गिवन है तो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले डिटर्मिनेंट किस में गिवन है, तो ये तो ए बी और सी तीनों में गिवन है आपको, ठीक है ना। ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत होगा। अब जो सेकंड है जिसमें फर्स्ट रो एडिटिव रहेगी तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है f1 g1 डैश। तो डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसफर दोनों सेम होती है। यदि ए का ए ट्रांसफर निकालते हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये f1 f2 तो बन जाएगा पहला कॉलम और g1 डैश g2 डैश क्या बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये वाली डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम ही होगी, तो हमने यहाँ पे ये ट्रांसफर अप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये कहाँ गिवन है आपको बी ऑप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों सेम है बट यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो दो प्रॉपर्टी काम में ली गई है, एक तो डेरिवेटिव वाली और एक ट्रांसपोज वाली। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है कि ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो तो √π/2 गिवन है आपको, ठीक है ना। बेसिकली आपको इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx बराबर √π/2 गिवन है, और ये हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट होती है। सॉल्व कैसे करते हैं, बीटा गामा से सॉल्व करते हैं, तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। बट अभी इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि दिस लिमिट इक्वल टू √π/2, देन वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन लिमिट। तो अगर ये गिवन है दैट मीन ये हमारे सॉल्यूशन में काम आएगा कहीं ना कहीं, और हमें ये फाइंड करना है। तो आप इसको लेके चलेंगे, ये हमें गिवन है, आप इसको लेके चलें हम यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा। तो अगर यहाँ पे x² है तो इसके साथ हम एक x को तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एक x को अलग कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट को एडिटिव जगह, सेकंड का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए यदि x² को t मानेंगे तो बाहर क्या मिलेगा x dx बराबर dt/2, और फिर जो e⁻t होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -e⁻t और t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस x²। तो वो सारा काम करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है -e⁻x²/2 और लिमिट लगा दी 0 से t माइनस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि यही होगा, ये एडिटिव लिख दिया और लिमिट 0 से t, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया। अब जब इस पर t पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लिमिट कहाँ पर लगी हुई t पे, ठीक है ना। तो e⁻∞ और e⁻∞ क्या होता है 0 होता है, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये क्या मिलेगा आपको 0 के इक्वली मिलेगा। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0। अब उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो अब ये सॉल्व होगा नहीं, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से कांस्टेंट होगा 1/2 बाहर लिख देंगे, और ये इंटीग्रेशन आपको गिवन है डायरेक्ट √π/2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आंसर क्या होगा √π/4, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको देख के ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये हमें काम में लेना होगा हमारे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में काम में लेने के लिए इसको बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा sin अल्फा आयोटा sin अल्फा आयोटा cos अल्फा, एंड दिस मैट्रिक्स इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, देन अल्फा इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन।
अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यूनिटरी मैट्रिक्स होती है कि एक मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है एम ट्रांसफर बराबर आई, वैसे कॉम्प्लेक्स में होता है एम और एम थीटा। एम थीटा क्या होता है कि पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो एम थीटा के इक्वल होगा। तो इस मैट्रिक्स का पहले तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आइटा की जगह पे माइनस आइटा कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपको फाइनली मैट्रिक्स मिलेगी। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आ गया 1 1। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो ये जो एलिमेंट्स वो 0 होने चाहिए और दोनों सेम है, तो ये हमने 0 के इक्वल कर दिया। 2 आयोटा तो 0 में गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 0, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0 और कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी n पाई, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2n+1 पाई/2। तो अल्फा की इन वैल्यूज़ के लिए ये जो मैट्रिक्स होगी वो यूनिटरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। अब हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, 2n+1 पाई/2 कहाँ गिवन है, ए ऑप्शन में, तो ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और जो n होगा वो इंटीजर्स होता है, जैसे जैसे इंटीजर्स चेंज करेंगे उन सभी के लिए ये वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने आज सॉल्व किया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कल वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके गाइस, so I hope you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.